बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा आज का लेक्चर जो है वो इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है इन्वायरमेंट। इससे पहले हमने ओवरव्यू लिया था इस सब्जेक्ट का कि हमारे लिए इन्वायरमेंटल बायोलॉजी की इम्पोर्टेंस क्या है। सो बीइंग अ लिविंग थिंग, हमारे इर्द गिर्द हमारा सराउंडिंग जो है उसको हमने अपना इन्वायरमेंट कहा था। और हमने ये भी देखा था कि इन्वायरमेंट के साथ बीइंग अ ह्यूमन हमारा क्या इंटरेक्शन है और दूसरे ऑर्गेनिज़म्स के साथ, और ना सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज़म्स के साथ बल्कि जो एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं इन्वायरमेंट के उसके साथ भी हमारा क्या इंटरेक्शन था। सो आज का जो हमारा लेक्चर है डेट इज़ अबाउट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। हम कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे अज्जा हैं जो हमारे इन्वायरमेंट को बना रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो एलिमेंट्स आते हैं या जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स आते हैं इन्वायरमेंट के, दे आर कॉल्ड एज द फिज़िकल एलिमेंट्स। इनको हम फिज़िकल एलिमेंट्स का नाम देते हैं। अब फिज़िकल एलिमेंट्स में जो चीज़ है सबसे पहले डैट इज़ स्पेस। स्पेस क्या है? देखें, जितनी भी हमारी फ़िज़ा है, जितनी भी हमारा एटमॉस्फेयर है, अब इन्वायरमेंट में इस स्पेस की क्या अहमियत है, या इन्वायरमेंट जो है वो इस स्पेस को एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट जो है वो किस तरह से कैरी कर रहा है। इस तरह से कि आप अगर स्पेस की एग्ज़ाम्पल लें तो स्पेस के अंदर हमारा एटमॉस्फेयर भी जो है वो फॉल कर रहा है। अब हमारा जितना भी एटमॉस्फेयर है डेट इज़ अ ब्लैंकेट ऑफ गैसेस, ठीक है, जिसको हम कहते हैं एटमॉस्फेयर क्या है, ये ब्लैंकेट है गैसेस का। अब गैसेस में जब हम बायोलॉजी के एतबार से इन्वायरमेंट को देखें, सो ऑक्सीजन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट गैस फॉर अस, जिसको हम ऑक्सीजन जिसको हम इनहेल कर रहे हैं रेस्पिरेशन के फिनामिना में, और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि फोर मोस्ट इम्पॉर्टेंट गैस है किसके लिए? प्लांट्स के लिए। सो इन्वायरमेंट के अंदर जो फिज़िकल एलिमेंट्स हैं ये भी नहायत अहमियत के हामिल हैं। किसके लिए? बायोलॉजिकल स्टडीज़ के लिए या इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के लिए। दूसरी जो चीज़ हमारा फ़िज़िकल एलिमेंट के अंदर फॉल कर रही है इन्वायरमेंट के, दे आर द लैंड फॉर्म्स, यानी कुदरती साख्त में हमारे पास ज़मीन की जितनी हालतें पाई जा रही हैं वो उसकी लैंड फॉर्म्स कहलाएंगी। यानी हमारे पास अगर आप देखें तो रिवर्स हैं, हमारे पास जो हैं माउंटेन्स हैं, हमारे पास जो हैं वो ग्रीन यानी कि फॉरेस्ट जो हैं वो पाए जा रहे हैं। सो ये सारी चीज़ें क्या हैं? दीज आर ऑल द लैंड फॉर्म्स। देन उसके बाद जो इन्वायरमेंट का हिस्सा है वो है वाटर बॉडीज़। हमारे पास इक्वेटिक लाइफ है, हमारे पास फ्रेश वाटर लाइफ है, हमारे पास मरीन लाइफ है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारे फ़िज़िकल इन्वायरमेंट का हिस्सा हैं, तबई माहौल का हिस्सा हैं। ये चीज़ें हमें अपने इर्द गिर्द मौजूद नज़र आती हैं। देन इसके बाद जो फैक्टर है वो है हमारा क्लाइमेट। अब क्लाइमेट है क्या? ओवरऑल चेंजिंग्स जो ईयर एंड ईयर जो हैं वो हमारे इन्वायरमेंट के अंदर आ रहे हैं उनको हम क्लाइमेटिक चेंजेस का नाम देते हैं। अब क्लाइमेट इम्पॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए? आप ग्लोबल वार्मिंग जैसी टर्म से, आप ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट जैसी टर्म से, आप ओजोन लेयर डिप्लेशन जैसी टर्म से जो हैं वो वाकिफ़ हैं। ये सारी चीज़ें, आप एयर पोल्यूशन, आप वाटर पोल्यूशन, आप सॉइल पोल्यूशन, ये सारी चीज़ें किस वजह से हो रही हैं? ये क्लाइमेटिक चेंज की वजह से हो रही हैं। इंसान की जो एक्टिविटीज़ हैं अल्टीमेटली वो इन्वायरमेंट को क्या कर रही हैं? बैडली इफ़ेक्ट कर रही हैं, जिसके नतीजे में हमारा जो क्लाइमेट है, जो क्लाइमेटिक टेम्परेचर है वो डे बाय डे क्या कर रहा है? इंक्रीज़ कर रहा है। इसी तरह हमारी सॉइल जो है, अगर वो सॉइल पोल्यूशन को आप देख लें
तो सॉइल की कंडीशन क्या हो रही है, डे बाय डे चेंज हो रही है। सो फिज़िकल एलिमेंट्स जो हम अभी यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, इनको हम आगे मज़ीद डिज़ास्टर्स की फॉर्म में देखेंगे कि किस तरह इंसान इन नेचुरल रिसोर्सेज को जो कुदरत ने इसे अता किए हैं किस तरह डिस्ट्रॉय कर रहा है। देन हमारे पास जो हैं वो रॉक्स हैं, इसके अलावा हमारे पास क्या है, मिनरल्स, जिनको हम अपनी बॉडी में इन द फॉर्म ऑफ फूड लेके जा रहे हैं, और मिनरल्स जो हैं वो प्लांट्स भी एज अ फूड अपने अंदर रूट्स के ज़रिए क्या कर रहे हैं, अब्जॉर्ब। तो ये सारी चीज़ें क्या थी, ये सारी चीज़ें हमने फिज़िकल एलिमेंट्स देखे इन्वायरमेंट के। इसके बाद फिज़िकल एलिमेंट्स जब हम पढ़ते हैं तो ये जितनी भी हमने लिस्ट देखी फ़िज़िकल एलिमेंट्स की, क्लाइमेट है, सॉइल है, हमारे पास जो है वो रॉक्स हैं, रिवर्स हैं, वाटर है, ये सारी चीज़ें अल्टीमेटली डिटरमिन करती हैं हमारा हैबिटेट। कैसे? अब जैसे आप सॉइल की बात करते हैं तो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट माइंड में आता है, और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट को कौन एग्जिबिट कर रहा है, हम एग्जिबिट कर रहे हैं, बहुत सारे एनिमल्स एग्जिबिट कर रहे हैं, बहुत सारे प्लांट्स एग्जिबिट कर रहे हैं। इसी तरह जब आप पानी की बात करते हैं, वाटर बॉडीज़ की, तो पानी के अंदर भी दो कैटेगरीज हमें मिल रही हैं, एक मेरीन वाटर है, एक फ्रेश वाटर है। मेरीन वाटर के अंदर सर्वाइव करने वाली ज़िंदगी और है, और फ्रेश वाटर के अंदर सर्वाइव करने वाली ज़िंदगी और है। सो हमारा हैबिटेट जो है बेसिकली वो कौन डिटरमिन कर रहा है, फिज़िकल एलिमेंट, ना सिर्फ ह्यूमंस का बल्कि दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का भी। दूसरे नंबर पर जो हमारी चीज़ डिटरमिन हो रही है वो है अपॉर्चुनिटीज़। हमारे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं अपने इन्वायरमेंट को लेकर। हम कौन कौन सी जो लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा जब ग्रेजुएट करता है या एक बंदा अपनी एजुकेशन कंप्लीट करता है तो उसके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनको वो गेन कर सकता है। सो इन्वायरमेंटल बायोलॉजी अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपके पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि आप नेक्स्ट जो हैं वो किस फील्ड को जो है वो चूज़ कर सकते हैं। ये हमारा फिज़िकल इन्वायरमेंट और फिज़िकल इन्वायरमेंट के एलिमेंट्स जो हैं वो डिटरमिन करती हैं। देन हमारे पास कुछ लिमिटेशंस भी हैं। आप देखें कि हमारी ज़मीन के अंदर जितने भी रीजन्स हैं, जैसे कि हमारे पास ट्रॉपिकल रीजन्स हैं, सब ट्रॉपिकल रीजन्स हैं, टेम्परेट रीजन्स हैं। ये तीन रीजन्स ऐसे हैं जहाँ ज़िंदगी का वजूद है। आप नॉर्थ पोल पर चले जाएं, आप साउथ पोल के ऊपर चले जाएं अर्थ के, यहाँ ज़िंदगी मौजूद नहीं है। सो हमारे लिए कुछ लिमिटेशंस हैं कुदरत की तरफ से, नेचर्स की तरफ से, जिनके अंदर रहकर हमने अपने आप को क्या करना है, सरवाइव करवाना है। सो हमारे पास ये लिमिटेशंस की फॉर्म में जो है वो फॉल कर रही होती हैं चीज़ें। नेक्स्ट बायोलॉजिकल एलिमेंट्स हैं हमारे पास इन्वायरमेंट के अंदर। इसमें हमारे पास प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, और इसके साथ क्या है, मैन यानी कि इंसान है। देन कल्चरल एलिमेंट्स भी हैं हमारे पास, यानी जो हमारी सकाफ़त है। सकाफ़त क्या है कि हम अपना आपको इकोनॉमिकली कितना स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, सोशली कितना स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, हमारा जो है सोशल डेवलपमेंट कैसे हो रही है, हमारा स्ट्रक्चर कैसे डेवलपमेंट हो रहा है, हमारा जो ह्यूमन सोसाइटी है वो किस तरह से जो है वो फंक्शन कर रही है इकोनॉमिकली। देखें इन्वायरमेंट हमें जितनी भी फील्ड्स दे रहा है, जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है, जितनी भी फील्ड्स में हम जो हैं वो काम कर रहे हैं, वो सारी की सारी अल्टीमेटली हमें कौन प्रोवाइड कर रहा है, हमारा इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहा है। और ये सारी चीज़ें अगर हम इकोनॉमिक के एतबार से देखें, हम सोशल या पॉलिटिकल कंडीशंस के एतबार से देखें, तो ये सारी चीज़ें ये मैन मेड फीचर्स हैं, ये कुदरत का इससे जो है वो अमल दखल नहीं है। हम जो हैं इन्वायरमेंट जो बना रहे हैं और हम अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए जो इन्वायरमेंट के अंदर अमेंडमेंट्स लेके आ रहे हैं, सोशल लेवल के ऊपर, इकोनॉमिक लेवल के ऊपर, पॉलिटिकल लेवल के ऊपर, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये मैन मेड फीचर्स के अंदर फॉल करती हैं। देन टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट को भी देख लेते हैं। टाइप्स जो हैं वो बड़ी क्लियर हैं, हमारे पास फिज़िकल या एबायोटिक इन्वायरमेंट है, या हमारे पास जो है वो बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट है। सो फिज़िकल इन्वायरमेंट में तीन चीज़ें हैं हमारे पास, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये सिग्निफिकेंटली तीन एलिमेंट्स बनाते हैं। एक लिथोस्फीयर है। लिथोस्फीयर की अगर आप एटमोलॉजी देखें तो लिथो का वर्ड यूज़ किया जाता है रॉक के लिए, और सफ़ियर कहते हैं रीजन को। ये वो इलाका या वो रीजन है ज़मीन का जहाँ हमें क्या नज़र आती हैं, रॉक्स, यानी कि सॉलिड रीजन की बात हो रही है, सॉलिड एलिमेंट की बात हो रही है।
उसके बाद जो नेक्स्ट स्फीयर है डेट इज़ हाइड्रोस्फीयर। ये कौन सा रीजन है? ये पानी वाला रीजन है, लिक्विड रीजन है। हाइड्रो का वर्ड जहाँ पर भी आता है उसका मतलब है पानी। देन थर्ड जो चीज़ है वो है हमारा एटमॉस्फेयर, और एटमॉस्फेयर आपको पता है कि ये क्या है? ब्लैंकेट ऑफ गैसेस। इसके अलावा जो हमारे पास स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, स्पेशल मीन जो हमारे पास एक नेचुरल डिस्ट्रीब्यूशन हुई हुई है चीज़ों की, उसके लिहाज से अगर हम देखें सो ये सारी चीज़ें अल्टीमेटली हमें इन्वायरमेंट के साथ जोड़ रही हैं, और इन्वायरमेंट जो है वो हमें इन सारी चीज़ों के अंदर रहकर काम करने के लिए और जो है सरवाइव करने के लिए जो है वो डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्या कर रहा है? प्रोवाइड कर रहा है। देन हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन है उस एतबार से, यानी इलाकाई डिस्ट्रीब्यूशन के एतबार से, मुकामी डिस्ट्रीब्यूशन के एतबार से हमारे पास कोस्टल इन्वायरमेंट, साहली इन्वायरमेंट आ रहा है, हमारे पास प्लेटोज़ आ रहे हैं यानी सतह मुर्तफ़ा आ रहे हैं, हमारे पास माउंटेन्स आ रहे हैं, हमारे पास रिवर्स आ रही हैं, लेक्स आ रही हैं, और क्या आ रही हैं? मेरीन इन्वायरमेंट जो हैं वो आ रहे हैं। देन लिविंग और बायोटिक इन्वायरमेंट में फ्लोरा है और क्या है? फाना। फ्लोरा मीन प्लांट्स और फाना मीन एनिमल्स, इसके अलावा ह्यूमंस भी हैं, और इस बेस पर हम जो हैं वो दो तरह से कैटेगराइज करते हैं इन्वायरमेंट को, या तो वो फ्लोरल इन्वायरमेंट है या फानल। प्लांट्स हैं तो वो फ्लोरल इन्वायरमेंट है, फानल है इन्वायरमेंट है तो डैट मीन्स एनिमल्स के रेफरेंस से हम बात कर रहे हैं। देन सोशल एंड कल्चरल इन्वायरमेंट, सोशल जो हमारा एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन है और जो हम सकाफ़ती एतबार से एक इन्वायरमेंट लेकर चल रहे हैं, इसमें इंटरेक्शंस हैं जिसकी वजह से हम एक दूसरे के ऊपर बिलीफ लेके चलते हैं, हमारा एटीट्यूड डिटरमिन होता है। इसके साथ साथ जो है वो हमारे स्टीरियोटाइप्स वगैरह आ जाती हैं। इनको जो हमारे पास लाइक कह लें अपने इलाके के एतबार से या अपने ख़ानदानों के एतबार से जो बातें, जो रवायात चल रही होती हैं, वो सारी चीज़ें भी जो है वो हमारे इन्वायरमेंट को बनाती हैं। टेंजिबल और इनटेंजिबल एस्पेक्ट्स जो हैं इन्वायरमेंट के, ये भी इसी के अंदर आते हैं, यानी ठोस और गैर मादी बातें जो हम एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं या जो पहलू हम एक दूसरे की ज़िंदगी से निकाल रहे होते हैं, ये भी हमारी इन्वायरमेंट का हिस्सा हैं। साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट क्या है? ये डील करता है परसेप्शन के साथ और एक्सपीरियंस के साथ, यानी कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हम एक्सपीरियंस की बेस पर जो हैं वो सीखते हैं, हमारे तजर्बात ऐसे होते हैं ज़िंदगी के जो हमें सिखाते हैं, और ये भी इन्वायरमेंट के रेफरेंस से ही होती हैं। कुछ इन्वायरमेंट ऐसे होते हैं जो हमें स्टिमुलेट करते हैं, यानी हम जब भी कभी डिप्रेशन का शिकार होते हैं तो हम क्या कहते हैं कि हम कहीं घूमने चलते हैं, तो वो जो एक साइकोलॉजिकली हमारे माइंड को चीज़ फ्रेश कर रही है, वो भी इन्वायरमेंट है हमारा। हम प्लांट्स को देखते हैं, हम एनिमल्स को देखते हैं, ये चीज़ हमें रिफ़्रेश करती है, और इस वजह से हम एक्साइटिंग जो है वो सम टाइम फील करना शुरू कर देते हैं, और सम टाइम डल और बोरिंग नोयत के हम जो है वो इन्वायरमेंट का शिकार हो जाते हैं या कंडीशन का शिकार हो जाते हैं। देन इंसान का इन्वायरमेंट के साथ रिलेशनशिप देखें तो जितना इंसान पुराना है, जितनी एवोल्यूशन इंसान की पुरानी है, उतना ही उसका इन्वायरमेंट भी पुराना है। यानी हम कह सकते हैं कि एज़ ओल्ड एज़ द एवोल्यूशन ऑफ मैन काइंड एज़ इज़ द इन्वायरमेंट, उतना ही पुराना क्या है? इन्वायरमेंट है। फिज़िकल मैन जो है वो लिमिटेड है इन हिज रिक्वायरमेंट एंड वॉज डिपेंडेंट ऑन नेचर, यानी पुराने आदमी को देखें तो वो बड़ा लिमिटेड सा था अपनी रिक्वायरमेंट्स में, वो डिपेंड कर रहा था नेचर के ऊपर। जैसे जैसे ग्रोथ हुई, सोशल इकोनॉमिक एक्टिविटी स्ट्रॉन्ग हुई इंसान की, तो इसने अपने इन्वायरमेंट को क्या कर लिया? एक्सपेंड कर लिया। मैन और उसका इन्वायरमेंट हैज़ नेवर बीन स्टेटिक, ये कभी भी जो है वो रुका नहीं, और बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं इंसान और इसके इन्वायरमेंट के दरमियान एज अ रिलेशनशिप के तौर पर। ठीक है, देन अप्रोचेज़ क्या है मैन इन्वायरमेंट रिलेशनशिप को लेकर, उसको देख लेते हैं। सबसे पहली ये अप्रोच है उसको कहते हैं डिटर्मिनिज़म। ये फ्रेडरिच रेट्सल एक जर्मन जियोग्राफर था, उसने दी थी ये कॉन्सेप्ट। इसने कहा
कि नेचर कंट्रोल्स मैन, यानी उसका ये ख्याल है कि नेचर इंसान को क्या कर रही है, कंट्रोल कर रही है, और इसने इन्फ्लुएंस किया था या इसने जो है वो फोकस किया था किसके ऊपर, नेचर के ऊपर, कि इंसान जो है वो कुदरत को कंट्रोल नहीं कर रहा बल्कि कुदरत जो है वो क्या कर रही है, इंसान को कंट्रोल कर रही है। देन जो नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट आया उसको कहते हैं पॉसिबिलिज्म, और ये फ्रेंच हिस्टोरियन था दैट वाज लियोसिन फेबर। इसने क्या कहा कि जो फिज़िकल इन्वायरमेंट है इंसान का ये पैसिव है, यानी ये रुका हुआ है, लेकिन मैन एक्टिव एजेंट है और ये चूज़ करता है बिटवीन वाइड रेंज ऑफ इन्वायरमेंटल पॉसिबिलिटीज़। किसके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ये इन्वायरमेंट के अंदर रहते हुए कुछ ना कुछ जो है वो पॉसिबिलिटीज़ लेकर आ सकता है, कुछ ना कुछ जो है वो अपने सर्वाइवल रेट को बढ़ाने के लिए डिफरेंट जो हैं वो काम कर सकता है, यानी डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो है वो अपने आप को एक्टिव करके इन्वायरमेंट के अंदर एक ख़ास अज्जा के तौर पर जो है वो काम कर रहा हो सकता है या काम कर रहा है। देन इकोलॉजिकल अप्रोच की बात करें तो ये प्रिंसिपल ऑफ इकोलॉजी के ऊपर बात करती है। इसमें क्या है कि म्यूचुअल इंटरेक्शन है ऑर्गेनिजम्स का किसके साथ, अपने फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ, ज़मीन के ऊपर। ये एम्फसाइज करती है वाइज एंड रिटेन्ड यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, कि हमें अक्लमंदी से और बचाते हुए इस्तेमाल करना है किसको, नेचुरल रिसोर्सेज को। नेचुरल रिसोर्सेज कौन से रिसोर्सेज होते हैं, ये वो रिसोर्सेज हैं जो हमें कुदरत ने दिए हैं। आप अपने घर की एग्ज़ाम्पल ले लें, हम जो घर में यानी हमारा सोशल इन्वायरमेंट है एक, हम जो है इकनॉमिकली कुछ ना कुछ घर में गेन करके लेके आ रहे हैं, जो लोग जॉब कर रहे हैं, तो हमने उस जो पैसा हम कमा के ला रहे हैं उसको एक तरतीब से इस्तेमाल करना है। हम घर में जो है वो किचन की ग्रॉसरी के ऊपर बात कर लें तो हम चीज़ें ख़रीद के लाते हैं और एक महीने के एतबार से ख़रीद के लाते हैं। अगर हम उनको बेधड़क इस्तेमाल करेंगे तो वो महीने से पहले ही ख़त्म हो जाएंगी। इसी तरह रिसोर्सेज हैं और वो नेचुरल के रिसोर्सेज हैं, नेचर ने दिए हैं। उनको अगर हम एहतियात से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो ख़त्म हो जाएंगे और अल्टीमेटली जो है वो ज़मीन के ऊपर जो वजूद है इंसान का वो ख़त्म होता हुआ नज़र आएगा और इंसान की वजह से दूसरे जानदार भी इस खतरे से क्या होंगे, दो चार हो जाएंगे। सो नेक्स्ट इज़ कि व्हाट इज़ इन्वायरमेंटल स्टडीज़। इन्वायरमेंटल स्टडी क्या है, एक्सटेंसिव और सिस्टमेटिक स्टडी किसकी, नेचर की, उसके फिज़िकल, बायोलॉजिकल, सोशल और कल्चरल फैक्टर्स की स्टडी, नेचर की स्टडी और इनके करैक्टरिस्टिक रिलेशनशिप की स्टडी इंसान के अपने इन्वायरमेंट के साथ, इसको हम कहते हैं ये इन्वायरमेंटल स्टडी है। और ये क्यों ज़रूरी है, ये इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप सिर्फ एक डिज़ास्टर की बात करें ना, कि क्लाइमेटिक चेंज, आप सिर्फ क्लाइमेटिक चेंज को सर्च करें गूगल के ऊपर तो हमें अ लॉट ऑफ डिज़ास्टर्स नज़र आते हैं, तबाहियाँ नज़र आ रही हैं। जो कौन कर रहा है, इंसान कर रहा है। सो ज़रूरत इस अमर की है कि हम इस चीज़ को स्टडी करें इन्वायरमेंटल साइंसेस, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी के तौर पर, कि हम जिस माहौल का हिस्सा है हमने उसे तबाह नहीं करना, हमने उसको सरवाइव करना है, उसको बचाना है ताकि हमारा अपना सर्वाइवल भी जो है वो हो सके। हाउ फॉर मैन इन्फ्लुएंसेस एंड टू व्हाट एक्सटेंड नेचर डिलीवर्स इट बाउंटीज कॉन्स्टिट्यूएंट अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज़, कि इंसान का अपना क्या असर है माहौल के ऊपर और किस तरह से नेचर इफ़ेक्ट कर रही है इंसान को। ये भी एक ऑब्जेक्टिव है कि हम इन्वायरमेंटल स्टडीज़ को जो है वो इम्पोर्टेंस देते हैं। ये एक इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी है सब्जेक्ट्स की, इसमें इकोलॉजी भी आ रही है, बायोकेमिस्ट्री आ रही है, टॉक्सिकोलॉजी, हम किस तरह से पोल्यूशन फैला रहे हैं, हम किस तरह से टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, ये सारी बातें भी हम देखते हैं। हम जियोग्राफी को देखते हैं कि किस तरह अर्थ जो है और उसके जो फिज़िकल फ़ीचर्स हैं हम उनको देख के उनको जो है वो स्टडी कर रहे हैं। जियोलॉजी मीन हम अर्थ को स्टडी कर रहे हैं। मेट्रोलॉजी क्या है, ये वो प्रोसेसेस हैं या फिनोमिनाज हैं एटमॉस्फेयर के जो कि एज अ मीन ऑफ फोरकास्टिंग वेदर एक्सेट्रा, यानी जिनको हम यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे हम वेदर को फोरकास्ट करते हैं
तो ये सारी बातें हम किसके अंदर देख रहे होते हैं, मेट्रोलॉजी के अंदर। सोशियोलॉजी जो इंसान का एक सोशल बिहेवियर है सोसाइटी के अंदर, ह्यूमन सोसाइटी जो बन रही है, ये सारी चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड हैं और इन सारी चीज़ों को हम इन्वायरमेंटल साइंसेस के अंदर क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। सो नीड क्या है, नेचर और इन्वायरमेंट सस्टेन्स लाइफ। हमारी ज़िंदगी का वजूद हमारे इन्वायरमेंट से है, हमारी नेचर से है। नेचुरल इन्वायरमेंट बिफोर ऑनसेट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो एक नेचुरल इन्वायरमेंट था ना, कुदरती माहौल, किससे पहले, इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले, अर्बनाइजेशन से पहले, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ से पहले बहुत हेल्दी था, बहुत अच्छा था। लेकिन जब से हमने मॉडर्न सिविलाइजेशन में कदम रखा, जो एफिशिएंसी है नेचुरल इन्वायरमेंट की, वो तबाही की तरफ जो है वो जाना शुरू हो गई। एंड वेंट ऑन टू सच एन एक्सटेंट दैट नेचर हैज़ वर्चुअली लॉस्ट इट्स नेचुरल एबिलिटी टू रिप्लेनिश द लॉस ऑफ रिसोर्सेज कॉज्ड बाय मैन। कि इंसान ने इस हद तक कुदरती रिसोर्सेज को तबाह कर दिया है, नुकसान पहुंचा दिया है कि उनको वापस लाना, उनको जो है वो वापस ख़तरे से बाहर निकालना बहुत ज़्यादा क्या हो गया है, मुश्किल। तो ज़रूरत इस अमर की है कि इंसान को कॉन्शियस किया जाए इस चीज़ को लेकर कि इन्वायरमेंट को बचाना है, तो ही हमारा सर्वाइवल जो है वो बाकी हो सकेगा। इन्वायरमेंटोलॉजिस्ट जो हैं, जियोग्राफर्स हैं, बायोलॉजिस्ट हैं, और पूरी दुनिया में जो है वो काम किया जा रहा है ताकि सस्टेनेबल सोल्यूशन हल निकाला जाए, कि रिस्टोर किया जाए एक सस्टेनेबल इन्वायरमेंट को। देर इज़ अ नीड, एक ज़रूरत है कि फोकस किया जाए, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट के ऊपर काम किया जाए, पोल्यूशन के ऊपर काम किया जाए, रिसाइकलिंग के ऊपर काम किया जाए, उन मटेरियल के लिए जो नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, जिनको हम दोबारा रिपेयर कर सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं। इट हेल्प्स, ये हमें हेल्प करता है कि हम अंडरस्टैंड करें इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंट, फ़ायदा देखें इन्वायरमेंट का, और ये हमें सिखाता है कि किस तरह से हमने नेचुरल रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज़ करना है। It enables us to know behavior of organisms under natural conditions and interrelationship between organism in population and communities। देखें, आप एक एग्ज़ाम्पल लेना कि डिफरेंट कम्युनिटीज़ यहाँ पर सर्वाइव कर रही हैं, डिफरेंट कम्युनिटीज़ में डिफरेंट एनिमल्स हैं, डिफरेंट प्लांट्स हैं। आप एक फूड चेन की जब एग्ज़ाम्पल लेते हैं, फूड वेब की एग्ज़ाम्पल लेते हैं, तो आप कंपटीशन की एग्ज़ाम्पल लें, ठीक है, प्रीडेटर और प्रे की एग्ज़ाम्पल माइंड में लेके आएँ। सो रैट और कैट की एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। कैट क्या है, प्रीडेटर, इसका प्रे क्या है, रैट, चूहा। बिल्लियाँ जब तादाद में बढ़ जाएंगी तो उन्हें ज़्यादा खाने के लिए भी चाहिए होंगे चूहे, ठीक है। जब कैट्स ज़्यादा हैं, नंबर ऑफ़ रैट्स कम हैं, तो एक डिस्टरबेंस कॉज हो जाएगा। वो डिस्टरबेंस क्या होगा कि रैट्स तो कम हैं, जितनी कैट्स थी उन्होंने रैट्स को खा लिया, तो अल्टीमेटली अब उन्हें ज़िंदा रहने के लिए मज़ीद रैट्स की ज़रूरत है, जो कि नहीं है। नेचुरल बैलेंस क्या हो गया है, डिस्टर्ब। अब क्या होगा, अब कैट्स की डेथ होना शुरू हो जाएगी। जब कैट्स की डेथ होना शुरू हो जाएगी तो प्रीडेटर कम हो जाएंगे, तो अल्टीमेटली प्रे की तादाद में दोबारा से क्या होना शुरू हो जाएगा, इजाफा। सो ये एक नेचुरल बैलेंस है जो अल्लाह ताला की ज़ात ने रखा हुआ है, इसको डिस्टर्ब नहीं होने देना। हमने जो एक इंटर रिलेशनशिप चल रहा है ना ऑर्गेनिजम्स के दरमियान, पॉपुलेशन में या कम्युनिटीज़ में, इसको डिस्टर्ब होने नहीं देना। सो इन्वायरमेंटल स्टडीज़, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, ये सारा कुछ जो है, ये सारी जो साइंसेस मिलकर काम कर रही हैं, जिसमें इकोलॉजी है, जियोलॉजी है, जियोग्राफी है, बायोकेमिस्ट्री है, टॉक्सिकोलॉजी है, तो अल्टीमेटली गोल एक ही है कि हमने किसको बचाना है, इन्वायरमेंट को बचाना है। आई होप आज का लेक्चर जो है वो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट कोई भी डिस्कशन हुई तो हम जो है वो जूम क्लास में इसको डिस्कस कर लेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।